हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पॉलिटी और सोसाइटी के बिल्कुल फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। एज अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर, सोसाइटी की डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी के बीच का एक्चुअल डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो बिना किसी डिले के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा एजेंडा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम एक छोटी सी एवरीडे केस स्टडी से स्टार्ट करेंगे और वहाँ से मैक्रो लेवल पर जाएंगे, उन हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को समझने के लिए जो इंडिया की इस कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी को शेप करते हैं। चलिए, सबसे पहले द टू समीट्स के स्टडी को देखते हैं। 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, जनपद का एक बहुत ही बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन। एक तरफ है समीर, एक जो प्रॉपर रेगुलर स्कूल जाता है, इंग्लिश और हिंदी फ्लुएंटली बोलता है और एक हिंदू फैमिली से आता है। और दूसरी तरफ है समीर 2, ये साइकिल वाले के पीछे भागकर न्यूज़पेपर बेचता है। ये फॉर्मल एजुकेशन से बिल्कुल दूर है, बचपन से सड़क पर काम कर रहा है, सिर्फ हिंदी बोल पाता है और एक मुस्लिम बैकग्राउंड से आता है। देखा जाए तो दोनों के सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स में एक बहुत ही डीप कॉन्ट्रास्ट है ना? पर पता है, इन स्टार्क डिफरेंसेस के बावजूद क्या होता है? जब उन्हें रियलाइज होता है कि दोनों का नाम समीर है, तो समीर एक बड़ी खुशी से कहता है, हाथ मिलाओ समीर 2। उनका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और उस वक्त मेरठ में काफी ट्रैजिक कम्युनल रॉयट्स भी चल रहे थे। उस डरावने माहौल के बाद भी उन दोनों ने उस क्रॉसिंग पर एक बॉन्ड बनाया। ये क्लियर दिखाता है कि हमारी कॉमन ह्यूमैनिटी किसी भी डिवाइड को क्रॉस कर सकती है। अब इस इमोशनल कहानी से यूपीएससी सिलेबस की तरफ आते हैं एंड लेट्स लुक एट डाइवर्सिटी वर्सेस इनइक्वालिटी। ये दो टर्म्स अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती हैं, तो इनका डिफरेंस एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली बात, उनका अलग धर्म होना या अलग भाषाएं बोलना, ये प्योरली विविधता यानी डाइवर्सिटी है। इसे एक हॉरिजॉन्टल डिफरेंस की तरह समझिए। ये हमारी सोसाइटी को एनरिच करता है। समीर 1 और समीर 2 का अलग कल्चरल बैकग्राउंड होना कोई प्रॉब्लम या कमी थोड़ी है, बल्कि ये तो एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी की पहचान है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉवर्टी के कारण समीर 2 का स्कूल ना जा पाना डाइवर्सिटी नहीं है, ये सीधा सीधा असमानता या इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी तब आती है जब किसी के पास उन बेसिक रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज की कमी हो जो बाकियों को ईजिली मिल रहे हैं। समीर 2 के पास स्कूल ना जाने की चॉइस नहीं थी, उसके पास पैसे और रिसोर्सेज ही नहीं थे। ये एक वर्टिकल हायरार्की, एक सिस्टमैटिक कंस्ट्रेंट को दर्शाता है। अब इसी इनइक्वालिटी का एक और डीपली इंट्रेंच्ड एग्जाम्पल देखते हैं, जिसका डिटेल्ड जिक्र हमारे सोर्स मटेरियल में किया गया है। कास्ट सिस्टम ने बेसिकली इंडियन सोसाइटी को स्ट्रिक्ट ग्रुप्स में बांट दिया, वो भी एक्सक्लूसिवली काम के आधार पर। मतलब अगर किसी के पेरेंट्स पॉटर हैं तो उस बच्चे को सिर्फ पॉटर ही बनना पड़ेगा। ये एक इतना रिजिड और इरिवर्सिबल सिस्टम था कि अपने असाइन प्रोफेशन के बाहर कुछ भी नया सीखने की आज़ादी ही नहीं थी। समझ रहे हैं इसकी डेप्थ? ऐसी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इक्वल अपॉर्चुनिटीज को पूरी तरह डिनाई करती है और सोसाइटी में एक एक्सट्रीम लेवल की इनइक्वालिटी क्रिएट करती है। इनइक्वालिटी की इस रियलिटी चेक के बाद अब समझते हैं कि आखिर डाइवर्सिटी सोसाइटी में एग्जैक्टली क्या वैल्यू ऐड करती है। एज अ थॉट एक्सपेरिमेंट जरा पूछिए अपने आप से, अगर इस देश में सब कुछ एग्जैक्टली एक जैसा होता तो लाइफ कैसी होती? हम कितने अलग अलग कम्युनिटीज का खाना ट्राई करते हैं, नए त्योहार मनाते हैं, नई भाषाएं सुनते हैं। यही क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंसेस ही तो हमारी इंडिविजुअल और कलेक्टिव जिंदगी को इतना वाइब्रेंट बनाते हैं। अगर हम क्रिएटिविटी और इनोवेशन को देखें तो राइटर्स और स्टोरी टेलर्स कंप्लीटली इन्हीं डाइवर्स एक्सपीरियंसेस पर रिलाई करते हैं। कोई जंगल और एनिमल्स के बारे में लिखता है, कोई किंग्स और क्वींस की हिस्टोरिकल बैटल्स से इंस्पायर होता है, तो कोई अपनी पर्सनल चाइल्डहुड मेमोरीज से। एक अच्छी स्टोरी या कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के लिए इन मल्टीपल सोर्सेस की जरूरत पड़ती है। अगर ये डाइवर्सिटी ना होती तो नए आइडियाज आना ही बंद हो जाते। एक तरह से सोसाइटी की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ स्टैग्नेट हो जाती। ये कॉग्निटिव डाइवर्सिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आइए अब फाइनल सेगमेंट पर चलते हैं और देखते हैं कि मैक्रो लेवल पर यह रिच डाइवर्सिटी ऑर्गेनिकली इवॉल्व कैसे होती है। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, ह्यूमन मूवमेंट ही डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा ड्राइवर रहा है। लोग लंबा सफर तय करते थे, चाहे शिप्स पर, हॉर्सेस पर या पैदल। कभी नए ट्रेड पार्टनर्स ढूंढने के पुल फैक्टर्स की वजह से, तो कभी फैमिन्स, ड्रॉट्स या वॉर्स से बचने के पुश फैक्टर्स के कारण। और जब ये लोग नई जगहों पर जाके सेटल हुए, तब उनकी पुरानी कल्चर और वहां की नई कल्चर का इंटरमिक्सिंग शुरू हुआ। इसी कल्चरल ब्लेंडिंग से नया खाना, नई भाषाएं और आर्ट फॉर्म्स इवॉल्व हुए। एक ट्रू कल्चरल मेल्टिंग पॉट बन गया।
लेकिन सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इस टेबल में एक क्लियर कंट्रास्ट है। एक तरफ हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं जो कल्चर्स को आपस में ब्लेंड करते हैं, तो दूसरी तरफ ज्योग्राफी है जो लोगों को उनके फिजिकल सराउंडिंग्स के हिसाब से अडैप्ट करना सिखाती है। सोचिए, जो लोग सी के पास कोस्टल एरियाज में रहते हैं, उनका खाना, उनका पहनावा पहाड़ों में रहने वालों से बिल्कुल अलग होगा, राइट? तो बेसिकली हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों एक साथ मिलकर किसी भी रीजन की यूनिक आइडेंटिटी को शेप करते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में एक बार जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां लोग सिर्फ लाल और सफेद कपड़े पहनते हों, खाने में सिर्फ आलू मिलता हो और गेम के नाम पर सिर्फ स्नेक्स एंड लैडर्स हों। क्या ऐसी मोनोक्रोमैटिक दुनिया बिना हमारी कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी के जिंदा रह सकती है? बिल्कुल नहीं। एक फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर डाइवर्सिटी को इनइक्वालिटी से अलग देखना और उन डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करते हुए सोसाइटी से इनइक्वालिटीज को खत्म करना, यही सबसे बड़ा कोर विजन होना चाहिए। इस डीपर पर्सपेक्टिव के साथ आज का ये सेशन यहीं कंक्लूड करते हैं। कीप रिफ्लेक्टिंग ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। हेलो और इस इन डेप्थ एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम भारत की डाइवर्सिटी यानी विविधता को एक बिल्कुल नए नजरिए से डिकोड करने वाले हैं। अक्सर हम डाइवर्सिटी को सिर्फ अलग अलग कल्चर्स के रूप में देखते हैं, राइट? लेकिन कोई भी कल्चर हवा में तो बनता नहीं है। इस एनालिसिस के जरिए हम समझेंगे कि कैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री मिलकर किसी भी रीजन की पहचान को शेप करते हैं। स्पेशली इन डेप्थ स्टडी और एग्जाम्स के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो चलिए देश के दो बिल्कुल ऑपोजिट किनारों लद्दाख और केरला की डीपली स्टडी करते हैं। फटाफट आज के रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं कि हम इस एक्सप्लेनर में क्या क्या कवर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिंक से। फिर हमारी दो मेन केस स्टडीज आएंगी, लद्दाख जो एक ठंडा रेगिस्तान है और केरला जो मसालों का तट है। उसके बाद हम देखेंगे इनके कॉमन हिस्टोरिकल ट्रेड टाइज और फाइनली यूनिटी इन डाइवर्सिटी के एक्चुअल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, भूगोल और इतिहास का कनेक्शन। ये इस पूरी चर्चा का फाउंडेशनल प्रेमिस है। डेली लाइफ के 3 सबसे बेसिक पिलर्स होते हैं। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और क्या काम करते हैं। कमाल की बात यह है कि ये तीनों चीजें लिटरली हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन से डिक्टेट होती हैं। एनवायरनमेंट ही तय करता है कि किसी जगह का लाइफस्टाइल कैसा होगा। और इस थ्योरी को प्रैक्टिकली समझने के लिए हम सीधे अपनी पहली केस स्टडी पर चलते हैं। सेक्शन 2, लद्दाख द कोल्ड डेजर्ट। ये जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से की एक बहुत ही एक्सट्रीम लोकेशन है। इमेजिन कीजिए पहाड़ों के बीच एक ठंडा रेगिस्तान। ये है लद्दाख। यहाँ बारिश ना के बराबर होती है और साल का एक बड़ा हिस्सा यहाँ बर्फ से ढका रहता है। अब ऐसी एक्सट्रीम ज्योग्राफी का नतीजा क्या होता है? एग्रीकल्चर यानी खेती करना यहाँ लगभग नामुमकिन हो जाता है। यहाँ तक कि पीने के पानी के लिए भी गर्मियों में पिघलती बर्फ पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के बस एक ही रियल ऑप्शन बचता है, जानवर पालना। इसीलिए यहाँ की डाइट मेनली मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स पर बेस्ड है, जैसे चीज और मक्खन जो भेड़, गाय और जूज यानी याक काउस से मिलता है। ज्योग्राफी ने खाना और काम दोनों फिक्स कर दिया। लेकिन इस ब्रूटली कोल्ड एनवायरनमेंट का एक बहुत ही रिमार्केबल और एक्सपेंसिव इकोनॉमिक रिजल्ट भी है, और वो है पश्मीना ऊन। लद्दाख में पाली जाने वाली बकरियां बेहद स्पेशल होती हैं क्योंकि वो ये सुपर कीमती ऊन प्रोड्यूस करती हैं। लोग इस ऊन को बहुत केयरफुली कलेक्ट करते हैं और कश्मीर के ट्रेडर्स को बेचते हैं, जहां इनकी वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल्स बुनी जाती हैं। तो बेसिकली इस एक्सट्रीम वेदर ने एक हाईली प्राइज्ड रिसोर्स को जन्म दे दिया। अब एक बड़ा नेचुरल सवाल उठता है कि ऐसे आइसोलेटेड रेगिस्तान में बाहर के ट्रेडर्स आए क्यों? एक्चुअली हिस्ट्री में लद्दाख एक बहुत ही फैंटास्टिक ट्रेड रूट माना जाता था। यहाँ कई माउंटेन पासेस यानी दर्रे हैं। इन्हीं रास्तों से होकर कैरावान्स टेक्सटाइल्स, मसाले और रॉ सिल्क लेकर आज के तिब्बत तक जाते थे। और सिर्फ सामान ही नहीं गया, आइडियाज और रिलीजन्स भी इन्हीं रास्तों से ट्रैवल किए। बुद्धिज्म लद्दाख के रास्ते ही तिब्बत पहुंचा, इसीलिए इसे लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। और करीब 400 साल पहले यहाँ इस्लाम भी इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से आज यहाँ एक अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। ज्योग्राफी ने रूट दिया और ट्रेड ने हिस्टोरिकल एक्सचेंजेस किए। और इस कल्चरल सिंथेसिस का सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है लद्दाख की रिच ओरल ट्रेडिशन। तिब्बत का जो नेशनल एपिक है केसर सागा, उसके लोकल वर्जन्स को वहाँ के मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट दोनों कम्युनिटीज एक साथ गाते हैं और परफॉर्म करते हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि कैसे अलग अलग रिलीजन्स एक ही ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड जगह पर एक कॉमन शेयर्ड कल्चर का हिस्सा बन गए हैं।
सेक्शन 3 केरला द स्पाइस कोस्ट। अब हम भारत के बिल्कुल दूसरे एंड पर सीन शिफ्ट करते हैं। एक फ्रीजिंग माउंटेन डेजर्ट से निकलकर हम आ गए हैं इंडिया के लश ग्रीन साउथ वेस्ट कॉर्नर में। केरला की ज्योग्राफी एकदम अलग है। एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ पहाड़ियां। ये पहाड़ियां काली मिर्च, लौंग और इलायची जैसे मसाले उगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। साथ ही यहाँ की फर्टाइल जमीन और क्लाइमेट चावल की खेती के लिए बेस्ट है। तो इसका डेली लाइफ पे असर क्या पड़ा? यहाँ का मेन डाइट चावल, मछली और सब्जियां बन गया। लद्दाख की तरह यहाँ भी ज्योग्राफी ने ही डाइट तय की, लेकिन मसालों के फॉर्म में एक मैसिव एग्रीकल्चरल एडवांटेज दे दिया। और इन्हें मसालों ने केरला को ग्लोबल ट्रेड का एक एपिक सेंटर बना दिया। टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। करीब 2000 साल पहले सेंट थॉमस यहाँ आए, जिन्हें इंडिया में क्रिश्चियनिटी लाने का क्रेडिट मिलता है। फिर 700 साल पहले अरब यात्री इब्न बतूता ने अपने ट्रैवलॉग में यहाँ के एक हाईली रिस्पेक्टेड मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में लिखा। और 1498 में तो वास्को ड गामा ने यहाँ लैंड करके यूरोप से इंडिया तक का पूरा सी रूट ही डिस्कवर कर लिया। स्पाइसेस की वजह से ज्विश, अरब और यूरोपियन ट्रेडर्स यहाँ आए और केरला एक वाइब्रेंट मल्टी रिलीजियस समाज बन गया। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, इन फॉरेन कनेक्शंस का असर वहां की डेली लैंग्वेज और टूल्स तक में दिखता है। वहां मछली पकड़ने के जो नेट्स यूज होते हैं वो बिल्कुल चाइनीज नेट्स जैसे दिखते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। यहां तक कि फ्राइंग के लिए जो बर्तन यूज होता है उसे चीना चट्टी कहा जाता है। इसमें चीन वर्ड डायरेक्टली चाइना की तरफ इशारा करता है। ये स्मॉल डिटेल्स दिखाती हैं कि विदेशी प्रभाव रोजमर्रा की आम जिंदगी में कितनी गहराई तक बसा हुआ है। सेक्शन 4 कॉमन हिस्टोरिकल ट्रेड टाइज। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे फैसिनेटिंग और एनालिटिकल पार्ट पर। यूपीएससी प्रिपरेशन के नजरिए से इस टेबल को ध्यान से देखिए। दोनों जगहों की ज्योग्राफी एक दूसरे के पोलर ऑपोजिट्स हैं। एक तरफ ठंडा पहाड़ी रेगिस्तान है, दूसरी तरफ कोस्टल और हिली एरिया। रिसोर्सेज भी अलग हैं। एक के पास पश्मीना ऊन है, दूसरे के पास मसाले। लेकिन फॉरेन इन्फ्लुएंस पर नजर डालिए। दोनों ही जगह अरब और चाइनीज ट्रेडर्स ने अपना गहरा असर छोड़ा। कमाल की बात है ना कि दो अलग अलग दुनिया होने के बाद भी उन्होंने एग्जैक्टली सेम ग्लोबल ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया। तो यहां से की टेकअवे क्या है? टेकअवे ये है कि ज्योग्राफी ने तय किया कि वहां कौन से नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, जैसे ऊन या मसाले। इन रिसोर्सेज ने ट्रेडर्स को दूर दूर से वहां आने पर मजबूर किया, और उन ट्रेडर्स ने जो इंटरैक्शंस किए उसने इन दोनों अलग अलग जगहों पर एक जैसा कल्चरल और हिस्टोरिकल इम्पैक्ट छोड़ दिया। ये बेसिकली एक जायंट पजल की तरह है जहां भूगोल और इतिहास हमेशा स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। सेक्शन 5 फॉर्जिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जब हम इंडिया में इतनी एक्सट्रीम रीजनल डिफरेंसेस देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि हम सब एक राष्ट्र के रूप में एक साथ कैसे आएं। ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट को लगता था कि इंडिया में इतनी हैवी डाइवर्सिटी है कि यहां डिवाइड एंड रूल करना बच्चों का खेल होगा। लेकिन उनका यह अजम्पशन बिल्कुल गलत निकला। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान चाहे कोई किसी भी कल्चर, रिलीजन या स्टेट का हो, हजारों लोग एक साथ खड़े हुए। उन्होंने जॉइंट प्रोटेस्ट किए, वो एक साथ जेल गए। जो डाइवर्सिटी ब्रिटिशर्स को वीकनेस लगती थी वही प्रैक्टिकली भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। इस सॉलिडारिटी और बलिदान का सबसे डीपली मूविंग एग्जाम्पल अमृतसर के जलियांवाला बाग मैसेकर में सामने आया था। वहां एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पर अनआर्म्ड लोगों पर गोलियां चला दी गई थीं। उस दिन जान गंवाने वालों में हिंदू, सिख और मुस्लिम, अमीर और गरीब सभी शामिल थे। उस कलेक्टिव ट्रॉमा के बाद IPTA यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने यह हार्ट टचिंग लाइन गाई थी, आज हिंदू और मुसलमानों का खून एक साथ बहता है। ये दिखाता है कि इनजस्टिस के खिलाफ भले ही उनके बैकग्राउंड अलग थे, पर उनका दुख और स्पिरिट एक ही थी। इसी अनोखी बॉन्डिंग को एक स्पेसिफिक टर्म मिला, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना जरूरी है कि ये फ्रेज फेमसली जवाहरलाल नेहरू ने कॉइन किया था। ये टर्म परफेक्टली डिफाइन करता है कि भारत की असली ताकत सबको एक जैसा बनाने में नहीं है, बल्कि अलग अलग बिलीव्स और बैकग्राउंड्स को डीप रिस्पेक्ट और इंटीग्रेशन देने में है। अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने इस बात पर और डीपली फोकस किया। उन्होंने लिखा कि ये एकता कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बाहर से किसी ने थोपी हो। ये बहुत डीप थी, जिसमें हर तरह की वैरायटी को, हर बिलीफ को ना सिर्फ टॉलरेट किया गया बल्कि एनकरेज किया गया। ये सदियों के ज्योग्राफिक और हिस्टोरिकल एक्सचेंजेस का एकदम नेचुरल रिजल्ट था।
इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले मैं एक ऐसी चीज पर फोकस करना चाहता हूं जो हम रोज सुनते हैं। हमारा राष्ट्रगान, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने रचा था, वो भी इसी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक सटीक एग्जाम्पल है। तो इस आखिरी स्लाइड के साथ एक थॉट पर विचार कीजिए। जब हम अपना राष्ट्रगान गाते हैं तो उसके बोल किस तरह से इन्हीं अलग अलग ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल आइडेंटिटीज को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं, इसे एनालाइज कीजिए। इस इन डेप्थ एक्सप्लेनर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।